नमस्ते दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने एक सवाल पूछा था आप लोग को एक छोटे रील के ज़रिए कि क्या आप लोग भारत देश के अंदर बने एक दिन के प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं? और उसमें बहुत ज़्यादा लाइक्स तो आए नहीं, कमेंट भी एक ही आया जबकि टारगेट 100 का था तभी जाके मैं ये वीडियो बनाने वाला था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे जो भी 20, 25, 30, 40 व्यूअर्स हैं, उन तक भी अगर मैं ये कहानी पहुँचा पाऊँ, तो मेरी तरफ से एक देश सेवा का काम होगा। मेरी तरफ से अपने पूर्वजों के कुछ ऋण चुकाने का अवसर मुझे मिल पाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बट प्लीज़ उस वीडियो पे आपने लाइक कमेंट नहीं किया था, लेकिन इस वीडियो पे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप इसके बारे में जानते थे, और डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कीजिए। वो आप जब सब्सक्राइब करते हो तो वो मुझे एनर्जी देता है आगे चल के और अच्छे-अच्छे टॉपिक्स आपके सामने लाने के लिए, वीडियो सामने लाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं मेरे चैनल सच है कि कहानी का एपिसोड नंबर 5, एक दिन का प्रधानमंत्री। 1947 में 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो वो एक्चुअली सिर्फ ब्रिटिश सरकार की और ब्रिटिश ऑक्यूपेशन से स्वतंत्र हुआ। हाँ, उसमें से कुछ रियासतें थी, जैसे हैदराबाद हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, उसमें वो 1947 में इमीडिएटली 15 अगस्त 1947 में इमीडिएटली अपने इधर जॉइन नहीं हुई थी। फिर भी वो बाद में कुछ अलग-अलग तरीकों से वो अपने भारत देश में शामिल हो गए। लेकिन ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अलावा भारत में बहुत और भी जो फॉरेनर्स थे, फॉरेनर गवर्नमेंट्स थी, जिसमें फ्रेंच ऑक्यूपेशन था, पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन था। अब फ्रेंच ऑक्यूपेशन जो था वो तो सिंपल फ्रेंच सरकार के साथ निगोशिएशन करके बातचीत करके भारत को मिल गया, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन प्रॉब्लम आया पोर्चुगीज ऑक्यूपाइड एरियाज में, या पोर्चुगीज ने जो एरिया कंट्रोल कर रहे थे उस पर, क्योंकि पोर्तुगल में एक कानून है जिसके मुताबिक पोर्तुगल इज अ मल्टी कॉन्टिनेंट मल्टी लोकेशन कंट्री। अपने भूभाग के कॉन्टेक्स्ट में अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब ये बनता है कि जो पोर्चुगीज कंट्रोल में भारत के हिस्से थे, वो दरअसल पोर्चुगल के कानून के हिसाब से पोर्चुगल कंट्री का भाग थे, और पोर्चुगल था नेटो का मेंबर। तो पोर्चुगल के कोई भी भूभाग पे हमला करना मतलब पोर्चुगल देश पे हमला करना होता, और अगर पोर्चुगल देश पे हमला होता है तो पूरे नेटो के मेंबर्स के खिलाफ जंग शुरू करने जैसा होता। और इसीलिए पंडित नेहरू जी ने ये निर्णय लिया कि हम लोग पोर्चुगल के कब्जे में जो हिस्से हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, और उन्होंने ये भी बोला कि हमारे भारतीय नागरिक भी इसमें कोई कार्रवाई ना करें, और हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। जो टेक्निकली वो मतलब नया-नया देश था अपना, तो नेटो के मेंबर्स के खिलाफ जाना सही नहीं होता। तो मैं भले ही मैं एंटी कांग्रेस हूँ, लेकिन नेहरू जी को के इस फैसले के बारे में मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने गलत किया। उस समय के हिसाब से जो निर्णय वो ले सकते थे उन्होंने लिया। लेकिन दिक्कत क्या थी ना कि जो पोर्चुगल के कंट्रोल में एरिया थे, वहाँ पे इतने ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे लोगों पे। वहाँ पे हिप्पो लेदर से बने हुए बेल्ट हंटर्स बने थे, और जिसके एक एंड पे मेटल के स्टड्स लगे हुए थे, और इन हंटर्स से वो पोर्चुगल के लोग, पोर्चुगल का जो गवर्नमेंट था, वो नागरिकों को मारता था किसी भी वजह से। अगर वो दोषी किसी भी चीज़ में दोषी पाए गए, खास करके किसी भी तरीके के फ्रीडम फाइट का प्लान करते हुए पाए गए। और ये जो करते थे ना, तब वो ये नहीं देखते थे कि सामने बच्चा है, लड़का है, लड़की है, बड़ा आदमी है, कुछ। एक बार तो कुछ 12 साल के लड़कों को भी उन्होंने बहुत बुरी तरह से पीटा था। और ये जब हुआ, इसके बाद से एक्चुअल में पोर्चुगल से अपना देश का ये भाग फ्री कराने की जो मूवमेंट है वो शुरू हुई, जिसका एक्चुअल में जिसका लीडरशिप आज़ाद गोमंतक दल नाम के कांग्रेस के एक हिस्से ने किया, कांग्रेस से निकले हुए हिस्से ने किया। और ये कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसका ये मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें एक दिन का प्रधानमंत्री बना था, वो एक जानकारी वाला भाग है। ये मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो मैं कहानी आपको जिस लिबरेशन की कहानी बताने जा रहा हूँ,
वो है दादरा नगर हवेली का लिबरेशन। और ये कहा, जब दादरा नगर हवेली का लिबरेशन के लिए इन्होंने जब फ्रंट खड़ा किया, तो वो तो देशभक्ति, साहस, करेज, पैट्रियटिज्म इसका तो उदाहरण था ही, लेकिन इसके साथ साथ देश को जरूरत पड़े तो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और अदरवाइज आइडियोलॉजी को बाजू में रख के, साइड में रख के एक होके हम लड़ सकते हैं, इसका ये उदाहरण है। इसलिए मेरे को ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। कैसे? मैंने आजाद गोमंतक दल की बात की। आजाद गोमंतक दल के साथ पुणे के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवक आके जुड़े। इतना ही नहीं, इस लड़ाई में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों ने भी इन लोगों का साथ दिया था। कांग्रेस से निकला हुआ आजाद गोमंतक दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ लोग और कम्युनिस्ट पार्टी। अगर वैसा देखा जाए तो ये तीन एंड्स है जो कभी मिलते नहीं है, लेकिन उनको पता था कि अपने देश का एक हिस्सा अगर फ्री कराना है तो अपने को साथ में आना पड़ेगा। और वो आए, और फिर कैसे हुई आगे की लड़ाई वो मैं आपको बताता हूँ। तो फिर जब ये लोग साथ में आए, उनका बेलगांव में, जिसको आज बेलगावी भी बोला जाता है, बेलगांव में उनका हेडक्वार्टर्स था। तो जब ये लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने जब सोचा कि कैसे करें, तो तब जो इलाके पोर्चुगल के अंडर थे वो थे, उसमें था गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली। अब सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा वैसे देखा जाए तो गोवा था, लेकिन गोवा बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा एरिया है, और गोवा में बहुत बड़ी फौज भी थी अपनी पोर्चुगीज की। तो जितना इनका ग्रुप था, जितना साइज था इनके ग्रुप का, और जितने इनके पास संसाधन थे, उसमें गोवा लिबरेट करना आसान नहीं था। तो फिर अगला था दमन दीव, जो छोटा है एरिया, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि वो गोवा से डायरेक्ट सी रूट से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से अगर दमन दीव पे अटैक करेंगे तो गोवा से 4 दिन के अंदर अंदर 5-6 हजार सैनिक भी आराम से पहुंच सकते हैं। बाकी बचता है दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पे है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, कुछ 500-550 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है। और इसका ये स्पेशलिटी था कि एक तो एरिया छोटा था, प्लस ये चारों ओर से भारत से लैंडलॉक्ड था। तो अगर कहीं से भी इनको सपोर्ट वाली आर्मी भेजनी है तो उनको भारत के थ्रू भेजनी पड़ती, और जो आसान नहीं होता। इसलिए इन लोगों ने दादरा नगर हवेली को सबसे पहले दादरा को लिबरेट करने का या स्वतंत्र करने का निर्णय लिया। ठीक है, अब ये निर्णय तो ले लिया, लेकिन कोई भी मूवमेंट करना है तो आपको पैसों की जरूरत होती है। तो पैसे कहाँ से लाए? क्योंकि जो जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए थे स्वयंसेवक के हिसाब से, उतने सारे मतलब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, साधारण फैमिली से आते हुए लोग थे। तो उनके पास तो इतने पैसे खड़े करने का कोई साधन नहीं था। लेकिन जो पुणे से आए हुए स्वयंसेवक थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनमें 2 लोग ऐसे थे जो लता दीदी को लता मंगेशकर से सीधा परिचय रखते थे। जैसे कि उसमें थे सुधीर फड़के जी, जिनको बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है, और उसमें थे अपने बाबा साहेब पुरंदरे जी, जिनको शिवशाहीर बाबा साहेब पुरंदरे जी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जानता राजा नाम का एक बहुत बड़ा प्ले भी फेमस है, क्योंकि सुधीर फड़के जी ने लता दीदी के साथ कुछ गाने गाए थे, इसलिए लता दीदी के साथ उनका स्नेह था। तो फिर ये लोग लता दीदी के पास गए, लता दीदी को पूरी कहानी सुनाई। लता दीदी ने पूरी कहानी सुनी और उन्होंने बोला कि मैं ऐसे डायरेक्ट आपको पैसे नहीं दे सकती, क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट का तो उस पर ये है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, आप पुणे में मेरा कॉन्सर्ट कराइए और उस कॉन्सर्ट से जो भी पैसे आएंगे वो पूरे आप ले लीजिए। और ये मैं अपने देश के लिए कर रही हूँ। और उसके साथ साथ गोवा में जो मंगेशी टेम्पल है, वो मंगेशी टेम्पल पोर्चुगल के कंट्रोल में है, और वहाँ पे दर्शन लेना भी दुर्लभ हो गया है, मुश्किल हो गया है। उस मेरे मंगेशी के लिए, क्योंकि मंगेशकर वहाँ से आते हैं, तो उस मेरे मंगेशी भगवान के लिए मैं ये कर रही हूँ। उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने इसके साथ साथ मोहम्मद रफ़ी जी को भी उस कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए कहा। मोहम्मद रफ़ी जी को इतना महान क्यों मानते हैं, इसका एक और कारण मेरे को, ये जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था उसके बारे में पता चला कि जब ये लोग मोहम्मद रफ़ी जी के साथ गए, मतलब उनको मिलने गए इस कॉन्सर्ट के लिए,
मोहम्मद रफ़ी जी ने मना तो बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने बोला कि देश के लिए ये देश जितना आपका है उतना ही मेरा है, और इस देश के लिए जो कुछ मेरे तरफ से बन सके वो मैं करूँगा। ये सुन के उन स्वयंसेवकों में से एक स्वयंसेवक उठ के जाने लगा। तो मोहम्मद रफ़ी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप? तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपका टिकट कराने जा रहा हूँ। रफ़ी साहब ने बोला कि सर आप इतना बड़ा जोखिम उठाने जा रहे हो, क्या मैं अपने लिए टिकट नहीं खरीद सकता? मोहम्मद रफ़ी सिर्फ कॉन्सर्ट में आए ही नहीं, तो वो खुद के पैसे से आए। कॉन्सर्ट से जो पैसा बना इसी से उनका आगे चल के फंड्स बना, और उसमें से ही उन्होंने फिर जो दादरा नगर हवेली उसका रेकी किया। अब उनको हथियार खरीदने थे। हथियार कहाँ से खरीदे? गोवा में हथियार थे लेकिन बहुत महंगे थे, और पोर्चुगल कंट्रोल में से हथियार लाना मतलब अननेसेसरी जोखिम में डालना था। तो इसी बीच हुआ ये था ना कि इसके बीच में अपना जो हैदराबाद लिबरेशन का जो था, हैदराबाद का भारत में सम्मिलित करने का जो ये था, वो मूवमेंट हो चुका था सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर। अब जब हैदराबाद को अलग रखने की कोशिश की जा रही थी, तो कासिम रजवी नाम के एक इंसान ने रजाकारों की फौज बनाई थी, लगभग 2 लाख लोगों की, और उसको लग रहा था कि अपनी हैदराबाद की निजाम की जो आर्मी है उसके साथ मिलकर ये 2 लाख लोग हैदराबाद को स्वतंत्र रखेंगे। लेकिन जैसे ही इंडियन आर्मी हैदराबाद के बाउंड्री पे पहुंची, ये 2 लाख लोग भाग खड़े हुए। और उन क्या बोले यार, उनको वो सोल्जर थोड़ी थे, वो सामान्य अपने जैसे कॉमन लोग थे। जबरदस्ती उनको बड़ी बड़ी बातें, पैसे के ये दिखा के, लालच दिखा के उनको बुलाया था, तो वो भाग गए। और वो भाग जब गए तो उनके पास जो शस्त्र थे उन्होंने कहीं कहीं छुपा दिए, और यही शस्त्रों का बाद में हैदराबाद में बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट बना। और इसी हैदराबाद के ब्लैक मार्केट से शस्त्र लाए। अब यही शस्त्र अंदर पहुंचाने के लिए एक कॉटन नाम का ब्रिटिश अधिकारी था, अधिकारी नहीं था, ब्रिटिश सिटीजन था, एविएटर था, जिसके पास खुद के प्लेन्स थे। और वो प्लेन्स ऐसे थे जो तब के भारतीय सेना के पास जो प्लेन थे उससे भी बेटर थे। तो रात के टाइम पे ये प्लेन उड़ा के दादरा में और इनके पास इन्होंने हथियार पहुंचाए। और ये कॉटन का एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, मतलब कैसे बहुत सारी चीजें इसमें कनेक्टेड है। कॉटन इयान फ्लेमिंग का बहुत अच्छा दोस्त था। आप इयान फ्लेमिंग के बारे में जानते होंगे, लेकिन मे बी नाम झट से याद ना आए। तो जिस इंसान ने जेम्स बॉन्ड बनाया उसका नाम है इयान फ्लेमिंग। और ऐसा माना जाता है कि इयान फ्लेमिंग ने जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक करके, तो मतलब जिनको वो मिले थे उनसे प्रेरणा लेके जेम्स बॉन्ड बनाया, उनमें से एक कैरेक्टर कॉटन का है। तो इनडायरेक्टली दादरा नगर हवेली की लिबरेशन का जो मूवमेंट हुआ, जो संग्राम हुआ, उसमें जेम्स बॉन्ड का कनेक्शन आता है। तो फिर ऐसे उन्होंने हथियार इकट्ठा किए। अब एक एक करके चौकियां जीतना चालू किया। अब पूरी अगर डिटेल में आपको ये स्टोरी जाननी है तो आप द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली नाम का एक बुक लॉन्च हुआ है रिसेंटली। नीलेश कुलकर्णी सर नाम के सर हैं जिन्होंने वो लॉन्च किया है। उसमें पूरे डिटेल में ये स्टोरी दी गई है। तो प्लीज आपको अगर पूरे डिटेल में हर चीज के बारे में जानना है, इंक्लूडिंग वो हैदराबाद के बारे में कैसा पता चला, हथियार के बारे में कैसा पता चला, किससे मिलेंगे कैसा पता चला, कॉटन का कैसे पता चला, और बहुत सारी चीजें कैसे पता चली, और क्या क्या हुआ था, ये सारी चीजें उस बुक में डिटेल में दी गई है। तो प्लीज अगर आपको डिटेल्स जाननी है तो आप डेफिनेटली जाके पढ़िए। मैं यहाँ पे वो सारी चीजें बताते बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 15-20 मिनट का वीडियो आप नहीं देखते, आधा घंटे का वीडियो, 1 घंटे का वीडियो बनूंगा, कब देखोगे? तो फिर टू कीप इट शॉर्ट। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, इसमें जो आखिरी वाली लड़ाई हुई थी ना, सिलवासा पुलिस स्टेशन वाली लड़ाई, सिलवासा की लड़ाई, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा यहाँ पे। तो सिलवासा में हुआ ये कि अभी बहुत सारी चीज एरिया जीतते जीतते ये लोग सिलवासा पहुंचे। 25 लोगों का इनका कुछ ग्रुप था। सिलवासा में लगभग 325 के आसपास पुलिस था उस पुलिस स्टेशन में। और उन्होंने किया क्या था ना कि अपने पुलिस स्टेशन के चारों ओर 16-16 फीट की रेत बोरियों में भर के 16-16 फीट के बैरकिंग जैसा दीवारें खड़ी की थी, और उसमें होल्स रखे हुए थे जिसके अंदर से बंदूक निकाल के वो गोलियां मार रहे थे। तो सीधा भिड़ना तो पॉसिबल ही नहीं था। अब यहाँ पे बाबा साहेब पुरंदरे जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जीवनी उन्होंने मतलब पढ़ी क्या, उन्होंने लिखी भी है।
उनका जो वो नॉलेज था वो काम आया। उन्होंने बोला कि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का सिखाया हुआ गनिमी कावा, जिसको दूसरी लैंग्वेजेस में गोरिल्ला वॉरफेयर भी बोला जाता है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे किया इन्होंने, तो इनमें से कुछ लोग जो पुणे से थे वो पुणे आए, पूना के अखाड़ों में गए और सिर्फ अखाड़ों में से 100 के आसपास हट्टे कट्टे पहलवान टाइप लोग लेके गए। वहां जाने के बाद ये 25 लोगों में से 4 लोग ऐसे चुने, जो कोर ग्रुप के मेंबर थे, 4 लोग ऐसे चुने जिनके साथ ये 100 लोग जो आए थे उनको 25-25 में बांट के चारों ओर से इस पुलिस स्टेशन को घेर लिया गया। और जो लीडर था कोर ग्रुप का, इनके पास उसके पास बंदूक थी। अब इनके पास बाकी लोगों के पास बंदूक दे के भी फायदा नहीं था, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में लाठी के अलावा कुछ चला ही नहीं था। फिर क्या करें, तो फिर इन लोगों के हाथ, ये पहलवानों के हाथ में टिन के कैन दिए गए, ओके, और पटाखे दिए गए और उनको बोला गया कि जैसे ही आपका लीडर फायर करे, एक के बाद एक पटाखा उस कैन में डाल के फोड़े जाओ। अब वो एको मारने की वजह से जैसे ही इसने एक फायर किया, ये चालू हो गए, ठपाठप चालू हो गए। तो उसके वजह से अंदर वालों का ऐसा फीलिंग आया, जो पुलिस स्टेशन के अंदर लोग थे उनको ऐसा फीलिंग आया कि अरे इतनी सारी राइफल्स तो सिर्फ इंडियन आर्मी के पास हो सकती है, इसका मतलब इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया और इंडियन आर्मी के सामने अपन तो टिक नहीं पाएंगे। इस डर से रातों रात उधर का जो कमांडर या जो भी स्टेशन इंचार्ज था, रातों रात उसने लगभग 150-250 के आसपास कुछ अपने सैनिक लिए और वो नदी पार भाग गया कि मैं इनका सामना नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते थे, तो 75 लोगों को उधर, पुलिस वालों को उधर रखा। अगले दिन ये कोर ग्रुप में से जो 20-22 लोग बचे हुए थे, वो लोग पीछे से जाके इस पुलिस स्टेशन के छत पे चढ़े। फिर ये बाहर वाले 100-104 लोगों ने फिर वही चीज चालू की, एक फायर, फिर पटाखे फोड़ो। उस पैनिक में ये ऊपर से लोग घुसे, एक को बायोनेट मारा, एक को आई थिंक ऐसे ही कुछ गोली मारी, ऐसा कुछ करते 75 लोगों को सरेंडर करवाने लगाया और इस तरीका से सिलवासा जीता। और इसी तरीके से 15 अगस्त 1954 7 साल अपने देश को स्वतंत्र होने के बाद दादरा नगर हवेली को फ्री लिबरेटेड घोषित करने लगा। अब दिक्कत ये थी कि डायरेक्ट भारत में वो उसको सम्मिलित नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो पोर्चुगल के खिलाफ ये एक देशद्रोह था जो इन लोगों ने किया था, राइट। तो फिर और पोर्चुगल इसके अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया कि हमारे पास पेशवा का दिया हुआ ट्रीटी है, पेशवा के साथ बनाया हुआ, जिसके वजह से ये हमारे आधिपत्य में आता है, ये हमको दिया गया है। जबकि वो एक्चुअल में ट्रीटी जो था वो सिर्फ रेवेन्यू जनरेशन के लिए था, वहां पे सिर्फ कर इकट्ठा करने के लिए तो उनको ये परमिशन दिया था। और बाद में जब इन्होंने लोगों पे अत्याचार करना शुरू किया तो पेशवा ने लेटर लेके ये जो एरिया था वो वापस सरेंडर करने के लिए लेटर दे दिया था। ये मूवमेंट में शामिल कुछ जो लोग थे उन्होंने ये लेटर पेशवा दरबार से निकाला, वो इंटरनेशनल कोर्ट में सबमिट किया गया और फिर जाके वो उनका केस खारिज हुआ। अब ये जब चल रहा था तो वो एरिया पे किसी ने तो कंट्रोल रखना चाहिए ना। तो पहले कुछ 1-2 साल तक जो जिन लोगों ने इसको दादरा नगर हवेली को फ्री किया था, उन्होंने लोकल लोगों के साथ मिलके वहाँ पे शासन चलाया, सुव्यवस्था रखी और फिर उन्होंने कुछ 21 पंच नियुक्त किए और उनमें से एक सरपंच नियुक्त किया। और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने रिटायर्ड IAS ऑफिशियल्स को वहाँ पे भेजा, उन्होंने उनको सपोर्ट किया गवर्नमेंट रन करने के लिए। और ऐसे चलते चलते जब इंटरनेशनल कोर्ट का डिसीजन आया तो उसके बाद मैं डेट भूल रहा हूँ, शायद 16 अगस्त 1961 को ये डिसाइड हुआ कि ये भारत में शामिल किया जाएगा। अब कोई दूसरा देश है वो, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली जब ये डिक्लेयर हुआ ना कि भारत इसको ले नहीं रहा, तो वो 7 साल के लिए दादरा नगर हवेली, द स्टेट ऑफ दादरा नगर हवेली एक अलग देश था। इसका मतलब सिर्फ एक प्रधानमंत्री, एक दिन का प्रधानमंत्री नहीं था अपने इधर, 7 साल तक एक भारत के अंदर एक अलग देश था। तो फिर जब ये हुआ, भारत में शामिल करने का डिसीजन हुआ,
तो अब क्या करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नेहरू जी तो है भारत के साइन करने के लिए, इनके ओर से कौन करे? तब जाके भारत के एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, केजी बदलानी जी को वहां पे भेजा गया। ये सारे पंच और सरपंच ने मिलके उनको उधर एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बनाया। एज अ दादरा एंड नगर हवेली के वन एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर बन के केजी दादलानी दिल्ली आए और उन्होंने वो असेशन और जो भी वो डॉक्यूमेंटेशन है वो साइन किया, और इस तरीके से दादरा एंड नगर हवेली भारत का हिस्सा बना। और ये थी कहानी एक दिन के प्रधानमंत्री की। बहुत सारे किस्से छूट गए हैं, उसके बारे में आप जान पाएंगे। जैसे मैंने बोला, दिनेश कुलकर्णी सर का बुक है द लिबरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, आप वो पढ़ें, डेफिनेटली मजा आएगा आपको। सिर्फ मजा आने के लिए बात नहीं है सर, उसमें ना ये जो सारे लोग थे इसमें शामिल थे। सॉरी, इसमें एक और चीज मैं बोलना भूल गया। आजाद गोमंतक दल जो कांग्रेस का हिस्सा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ लोग के साथ साथ उधर के लोकल ट्राइबल्स जिनको वारली बोला जाता है, वारली पेंटिंग्स भी बहुत फेमस है, आपको पता होगा, वो वारली और लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इन सब की पूरी कहानी, पूरी दास्तां हम सबको, स्वतंत्र भारत के हर एक नागरिक को पता होनी चाहिए। तो ये थी कहानी एक दिन के प्रधानमंत्री की। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया, जो मेरे दिल में था वो मैंने बोला है। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करके बताइए, आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक शेयर करोगे, उतना मुझे ताकत मिलती है अलग अलग वीडियोस बनाने के लिए और ये एफर्ट्स डालने के लिए। तो जरूर बताइए कैसी लगी भारत देश के एक दिन के प्रधानमंत्री की कहानी। जय हिंद, जय भारत।